हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास के अंदर हमने कर लिया है, तो ये इसके जो सब टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे, समझेंगे क्या होता है क्या सब। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं प्राइमर्स के लेंथ की। ठीक है, लॉन्गर द प्राइमर, जितना लंबा होगा हायर उसकी स्पेसिफिसिटी हो, मतलब जितनी ज़्यादा लंबाई है प्राइमर की उतनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी है। बट ज़्यादा ही लंबा हो गया तो वो हो सकता है डीएनए सीक्वेंस से भी लंबा उसका स्पेसिफिसिटी हो, तो वो फाइंड ही नहीं कर पाएगा, अपना टारगेट ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो जैसे मैंने बताया, very long and very short is not good as a primer. We have to be a specific length to select for the primer. तो पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंस के लिए हमको, यदि वो शॉर्ट से, जैसे 15 से हम 20 आइडियल मान रहे हैं ना, तो 15 से भी ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी आएगी, 20 की। बस ये बताना चाहते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट सीक्वेंस एक्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्राइमर अकर बाय चांस इन रैंडम डीएनए सीक्वेंस। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। किस चीज की प्रोबेबिलिटी कि वो एक्सेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए इसके साथ, जो रैंडम डीएनए सीक्वेंस हमने चूज किया है उसके साथ। तो उसके चांसेस क्या है, उसके चांसेस के लिए ये इक्वेशन बनाई हुई है, के इक्वल टू जी बाई टू, इसकी पावर है जी प्लस सी, यानी कि जी कितने हैं, सी कितने हैं, इंटू 1 - जी, फिर बाई टू, एंड दिस इज द पावर ऑफ जी प्लस सी। ये बोला है ना। इसमें जी प्लस सी क्या है, सीक्वेंस है ये तो पता है, ये जी क्या है, ये के क्या है, ये सब जानेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द टारगेट सीक्वेंस, यानी कि क्या फ्रीक्वेंसी है जो हमारा टारगेट सीक्वेंस है किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। तो ये हमको यही जानना है, तो जानने को हमने क्या लिख दिया, जो चीज़ हमको जाननी है, क्या जाननी है कि एक्सपेक्टेड सीक्वेंस क्या हो सकती है किसी भी रैंडम डीएनए सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, जी क्या है, रिलेटिव जी प्लस सी कंटेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जी प्लस सी दोनों मिला के क्या कंटेंट है, यानी कि जो ये है ना, ये मान लो जी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये जी था 5 और ये सी था यहाँ पे 10, तो कितना हो गया, 10 + 5 15। तो ये जी कितना हुआ 15, फिर बाई 2 किया, इसको हम इजी कैलकुलेशन के लिए 20 कर लेते हैं ना। तो ये 20 हो गया, 2 हो गया 10, अब 10 की पावर है 20, तो ऐसे हो गया। फिर जी सी ए टी, ये तो क्या है पता ही है, नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड इन द प्राइमर। प्राइमर के अंदर जी सी या फिर टी ए, यहाँ पे सॉरी मैंने ये गलत बताया था, ए टी है। Then K is represent the expected frequency of the occurrence and G is the GC content, कितना है डीएनए सीक्वेंस किसके, प्राइमर के अंदर। और इन सब का ये ATGC सब क्या है, वो प्राइमर के अंदर कितना है, सॉरी G क्या है, G is C कंटेंट किसके अंदर, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। और ये सब जो GC AT क्या है, जो प्राइमर के अंदर न्यूक्लियोटाइड है उनका नंबर है। और ये दोनों क्या थे, प्रेजेंट करे जो हमारा टारगेट है जिस पे प्राइमर जाके बाउंड करेगा, उनके बारे में है ये। और ये है प्राइमर के बारे में, समझ आया। ये और ये और ये तो है हमारा जो टारगेट रैंडम डीएनए है वो, उसके बारे में ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट है प्राइमर्स के बारे में। ओके, फॉर द डबल स्टैंडर्ड जीनोम साइज एंड न्यूक्लियोटाइड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री साइट एन इज गिवन बाई, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री साइट है 2n के तो हमने जैसे अभी सेलेक्ट मतलब कैलकुलेट किया वो है, तो n क्या होगा, n है जीनोमिक साइज, जो डबल स्टैंड डीएनए है उसके जीनोमिक साइज के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स नंबर, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं उसके बेसिस पे हम एन नंबर बताएंगे। ये डबल स्टैंड डीएनए है, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, दिस वन इज एन। और के जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, ये बताएगा कि उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स कितनी है। ओके, ये था लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर है नेचर क्या होना चाहिए सीक्वेंस का। Inverted repeat or self-complementary sequence longer than 3 base pairs should not be present in primer। क्या बोला है, जैसे ये इधर से ये हो गया इन्वर्ट, सॉरी, और ये एक ही मतलब सीक्वेंस पर, सॉरी एक ही स्टैंड पे होना चाहिए, तब ये कंसिडर होगा इन्वर्टेड रिपीट। या फिर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जो खुद से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे ये सिंगल डीएनए है, ये से मोड़ के खुद से कॉम्प्लीमेंट कर लिया, उसके अंदर लॉन्गर देन 3 बेस पेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइमर। मतलब प्राइमर के अंदर ऐसे सीक्वेंस नहीं होने चाहिए जो इन्वर्टेड रिपीट हो या फिर खुद के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री शो करे। वो सीक्वेंस 3 से ज्यादा प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। 3 से ज्यादा हुए, 3 तो है ठीक है ना, क्योंकि 3 से ये इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वो वापस से बॉन्ड कर पाए अपने लिए, जो स्पेसिफिक डीएनए को ढूंढ रहा होता है किसी जीनोमिक डीएनए के अंदर से, वो भूल के ये खुद के साथ ही मतलब बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये चीज
नहीं सही है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो आइडियल प्राइमर है उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए। सच सीक्वेंसेस टेंड टू फॉर्म हेयर पिन स्ट्रक्चर, जैसे मैंने शो किया आपको, हेयर पिन फॉर्मेशन प्रिवेंट्स प्राइमर एनिल टू द टारगेट डीएनए। तो हेयर पिन बना लिया तो ऑब्वियसली वो खुद के साथ ही बिजी है, तो किसी और के साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसके पास फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बचा ही नहीं। फिर है नो कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन टू प्राइमर, जैसे हमने अभी बोला 2 प्राइमर फॉर्म किए हमने, तो दोनों प्राइमर के बीच में कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए, वरना वो डीएनए को ढूंढने के बजाय आपस में दोनों प्राइमर अनिल हो जाएंगे और एनिलिंग कर लेंगे और हमारे लिए जो टारगेट डीएनए है उसको ढूंढने में फेल हो जाएंगे। तो ये भी एक कैरेक्टर होना चाहिए हमारे आइडियल प्राइमर्स के लिए, ठीक है। बिकॉज प्राइमर प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, प्राइमर को हम बहुत बड़े कंसंट्रेशन में डालते हैं, ऐसे नहीं कि 2 प्राइमर ही डाल दिए बस, ऐसा नहीं होता। 2 टाइप के प्राइमर है बट उसकी बहुत सारी कॉपी है, उसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि डीएनए के अंदर जितना भी स्पेसिफिक जो हमारा टारगेट डीएनए है, जितना भी सीक्वेंस है, सबको हमको कलेक्ट करना है और रैपिड करना है, ऐसे नहीं कि महीने भर हमारे पास टाइम है, इतना नहीं है। तो इसके लिए हम हाई कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं पीसीआर के अंदर, तो स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री कैन बी लीड टू प्राइमर हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा होने की वजह से छोटी सी भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई दोनों प्राइमर के बीच में तो वो अपने आपस में हाइब्रिड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इससे बचने के लिए हमारे पास प्राइमर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या फिर आइडियल प्राइमर क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, ये हमने बात करी। अब मेल्टिंग टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जहाँ पे हाफ ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इन द डबल स्ट्रैंड स्टेट, यानी कि हाफ, जैसे कि हमारे अंदर हम ml में लेते हैं, 1 ml हमने डीएनए लिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमने कोई टेम्परेचर इस पे अप्लाई किया, उसके बाद उसमें 2 तरह के स्ट्रैंड दिखेंगे हमको, एक सिंगल स्ट्रैंड एक डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड अलग है। तो ये इसमें कितना 1.5 ml और ये 1.5 ml, यानी कि ये कंडीशन जब आ जाएगी तो उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग टेम्परेचर बोलेंगे। यदि ये इससे ज़्यादा है, यानी कि ये 1.7 है और ये 1. पीछे कितने बचेगा 3 है, तो उसको मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं बोला जाएगा, ना ही इसके उल्टा होगा तो बोला जाएगा, तब वो या तो टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। मेल्टिंग टेम्परेचर एक्सेक्ट हाफ हो जाना स्टैंडर्ड स्टेट का डीएनए के अंदर। ओके, टीएम वैल्यू ऑफ 2 प्राइमर यूज टुगेदर शुड नॉट डिफरेंट बाय मोर देन 5 सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम प्राइमर यूज कर रहे हैं उसमें यदि 2 प्राइमर यूज कर रहे हैं, दोनों प्राइमर, यदि एक प्राइमर 75 सेल्सियस पे काम कर रहा है और एक 70 पे कर रहा है, तब वो ठीक है, दोनों साथ में काम कर जाएंगे। यदि एक 40 पे काम कर रहा है और एक 70 पे कर रहा है, तो हमको टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आएगी। कैसे करोगे आप मेंटेन, 40-70 एकदम से कैसे बड़ा काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम जो डिफरेंस है दोनों के फंक्शन करने का, वो टेम्परेचर का कितना होना चाहिए, ओनली 5 सेल्सियस डिफरेंस चलेगा, डिफरेंस चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। फिर है एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट शुड नॉट डिफर फ्रॉम द प्राइमर बाय मोर देन 10 सेल्सियस। इसमें ये किसके लिए है, प्राइमर के लिए था, 2 प्राइमर के लिए ये स्टेटमेंट थी फॉर 2 प्राइमर। ये है जो एम्पलीफाई प्रोडक्ट हमारा एम्पलीफाई हो गया है, यदि नॉट डिफर फ्रॉम प्राइमर, मतलब कि प्राइमर का जो टेम्परेचर है उससे उस प्रोडक्ट का टेम्परेचर 10 से ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 60 से 70 तक चलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा हुआ तो या तो प्राइमर है वो फंक्शनिंग लूज कर देगा, या फिर एम्पलीफिकेशन है जो प्रोडक्ट बना है उसका या तो फंक्शन सही से नहीं होगा, वो एनएल सही से नहीं होगा, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए की नेक्स्ट स्टेप के लिए वो टूटेगी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारा जो आइडियल प्रोडक्ट है जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो जाए, उसके लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी है, और वो कंडीशन है एम्पलीफाई प्रोडक्ट का टेम्परेचर प्राइमर के मतलब साथ में 10 सेल्सियस तक डिफरेंस चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ओके, बहुत ही इजी चीज़ें थी। अब है बेस कंपोजिशन, ये क्या चीज़ है, जीसी कंटेंट प्राइमर के अंदर 40 से 60% के बीच में होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए और 60 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 4 न्यूक्लियोटाइड इन प्राइमर सीक्वेंस, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जीसी 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 तो हमने शुरू में ले लिया, शुरू में 10 कॉम्प्लीमेंट हम जीसी जीसी ले ली और फिर बाद में 80-80, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए जी टी सी ऐसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इवन होना चाहिए। बस ये बातें थी इसके अंदर प्राइमर के बारे में, ठीक है। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट डीजेनरेटिव प्राइमर्स। तो डीजेनरेटिव प्राइमर्स क्या है, क्यों यूज होते हैं। डीजेनरेटिव प्राइमर रिक्वायर्स सम सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, कुछ सीक्वेंस इंफॉर्मेशन हमको इसके लिए चाहिए। डीजेनरेटिव प्राइमर यूज व्हेन पार्शियल डीएनए सीक्वेंस
इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल बट कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस अननोन हो, मतलब डीएनए की आधी सीक्वेंस हमको पता हो, आधी सीक्वेंस हमारे लिए अननोन हो, तब ये डीजेनरेटिव टाइप का प्राइमर हम यूज करते हैं। तो डीजेनरेटिव प्राइमर क्या है? मिक्सचर है प्राइमर का विथ कुछ सिमिलर सीक्वेंस उसमें होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के सीक्वेंस होते हैं। तो ये कुछ सिमिलर है ए टी सी सी, और कुछ अलग अलग है ए जी सी जी डी, अलग जो हम डीएनए के जो अननोन सीक्वेंस है उसके लिए बनाए गए। तो पता ही नहीं है तो हमने यहाँ पर फिर बहुत सारा वेरिएशन डाला है, ताकि जब पता नहीं है तो कुछ ऐसा मिले, सिमिलरिटी डाल दी तो चांस कम हो जाता है। ठीक है, डीएनए सॉरी डीजेनरेटिव डीएनए प्राइमर जनरेट यूज व्हेन ओनली प्रोटीन सीक्वेंस हमारे पास हो। जब ये चीज कब होगी? जब हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंस अवेलेबल हो, तब हम ऐसा काम करते हैं, जिससे हम क्या जनरेट करवाएंगे? डीजेनरेट डीएनए प्राइमर यूज करेंगे व्हेन वी ओनली नो अबाउट प्रोटीन सीक्वेंस। तो प्रोटीन सीक्वेंस को हम बैकवर्ड ट्रांसलेट करवाएंगे, यानी कि प्रोटीन बना, फिर आरएनए बनाएंगे, फिर वापस आरएनए से डीएनए बनाएंगे। ठीक है, ये प्रोटीन था, तो ये बैकवर्ड उल्टा हमने इसको ट्रांसलेट करवाया, तो डीएनए सीक्वेंस मिलेगी उससे। तो डीजेनरेटिव जेनेटिक कोड होने की वजह से हमको एक ही प्रोटीन से कितने डीएनए सीक्वेंस मिल सकते हैं? 4 से 6 तक डीएनए सीक्वेंस मिल सकते हैं। क्योंकि डीजेनरेटिव डीएनए कोडिंग क्या होती है? जैसे आपने मॉलिक्यूलर बायो में पढ़ा होगा कि लास्ट का जो थर्ड कोडोन है, यानी कि ये दो तो कोडिंग करते हैं, थर्ड वाला डीजेनरेटिव, यानी थर्ड वाला यूजफुल नहीं है, इतना मैटर नहीं करता है। तो उसके केस में डीएनए सीक्वेंस तो मैटर करता है, डीएनए सीक्वेंस तो मतलब एक स्पेसिफिक है, बट प्रोटीन उस ए सी जी सॉरी जी ए सी यू ए सी ए, तो ये सारे मिलके क्या बना रहे? एक ही प्रोटीन बना रहे। बट ये डीएनए कितने हो गए? सीक्वेंस 3 हो गए। इसकी वजह से क्या होता है? मल्टीपल डीएनए सीक्वेंस जनरेट होते हैं विथ द सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एक ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से सॉरी एक ही पेप्टाइड सीक्वेंस से बहुत सारे डीएनए सीक्वेंस हमको मिलेंगे। मोस्ट ऑफ एम्बिग्यूटी, ये सब चीजें इतनी मतलब माथापच्ची क्यों हो रही है? थर्ड कोडॉन पोजीशन की वजह से। जो थर्ड कोडॉन ने बदमाशी करी है उसकी वजह से ये हमको डीजेनरेटिव प्राइमर को डिजाइन करना पड़ रहा है। एम्बिग्यूअस डीएनए सीक्वेंस इज यूज टू डिजाइन, और इसी टाइप के जो प्रोटीन है उनको यूज करके इस एम्बिग्यूअस डीएनए की सीक्वेंस हम पता करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। और उसमें भी हम श्योर कभी नहीं हो सकते कि ये इनमें से कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, स्पेसिफिसिटी वहां होती नहीं है, क्योंकि ये सब मिलके क्या बना रहे? एक ही प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बना रहे। ओके, ये था अभी तक का पीसीआर। अब हम नेक्स्ट पीसीआर के और डीप जाएंगे। ठीक है, तो चलो बाय बाय।